बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटों बेटियों अस्सलाम वालेकुम। तो कल एक हल्का फुल्का सा मैंने MCQs का एक टेस्ट दिया था आप लोगों को। मेरा ख्याल है सारे बच्चों ने ठीक किया होगा। वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों के सारे MCQs ठीक होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो कुछ बच्चों को लास्ट सेंटेंस मैंने पूछा था द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों के जहन में था, बाज़ बच्चों के मोस्ट अबंडेंट जो आगे आया तो वाटर है, वो इनऑर्गेनिक है। मैंने ऑर्गेनिक पूछा था। ऑर्गेनिक वो जो फर्स्ट पेज पर टेबल बना हुआ है वहाँ से तो उसमें प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट है, लिहाजा प्रोटीन उसका आंसर आएगा। तो अब ज़रा जल्दी से अपने पेज पे अपनी नोटबुक के ऊपर अपने मार्क्स लिख के 7 हैं, 8 हैं, 5 हैं, जो भी हैं वो लिख के मुझे जल्दी से शो कीजिए। मैं देख रहा हूँ, शाबाश। हाँ जी, हाँ ठीक है, मेजॉरिटी के ठीक हैं ज़्यादातर, और कहीं एक आधी मिस्टेक नज़र आ रही है तो खैर है, कोई बात नहीं। ये मारिया, फारिया, जवेरिया, अरीबा, नैन तारा, दुरे शहवार, ये सारे इनके नोटबुक्स शो हो रही हैं, सबके पूरे हैं, और बहुत सारे और भी हैं, बात मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ताहा, जैन, समी, शाहरुख, ये सारे हीरो ज़ीरो सबके ठीक हैं, ये ठीक है, शाबाश। और आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं बच्चों। अगला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेक्स्ट टॉपिक है, बायोमॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिपिड्स का हम जब बताने लगेंगे तो हम कहेंगे दीज आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेट्रोजीनस है, आपको मीनिंग शायद आइडिया हो, हेट्रो डिफरेंट। तो ये डाइवर्स है, वैरायटी है, इसमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स, मुख्तलिफ नेचर रखने वाले केमिकल्स आपस में जुड़ते हैं तो लिपिड्स बनते हैं। यानी ये पॉलीमर्स नहीं है। पॉलीमर्स हम आमतौर पे कहते हैं जो एक ही ऑलमोस्ट सेम यूनिट से मिलके बने हुए, जैसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ के बन जाएगा कोई कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज बन जाएगा, या स्टार्च बन जाएगा, या ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो वहाँ हम वर्ड पॉलीमर यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट में मेजॉरिटी जगहों पे। यहाँ हम पॉलीमर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे दे आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के जुड़ते हैं ग्रुप्स आपस में, वो आगे बताऊँगा आपको। फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ये मुख्तलिफ जुड़ के लिपिड्स के मुख्तलिफ टाइप्स बनती हैं। और दूसरी बात हम करेंगे दे आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, इनकी रिश्तेदारी, रिलेशन, इनका लिंक। यानी मेजॉरिटी जो लिपिड्स हैं वहाँ पे फैटी एसिड इनका यूनिट के तौर पे काम कर रहे होते हैं और वो बना रहे होते हैं। बेशक कुछ और हेट्रो है ना, डिफरेंट और ग्रुप्स भी साथ लगे होते हैं। तो ये बेस है इनकी। लिपिड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजॉल्व नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉन पोलर। वाटर इज पोलर, यू नो, लिहाजा वो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये भी तो ऑर्गेनिक है ना, तो ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होते हैं, ईथर में, बेंजीन में, एल्कोहल में, इस तरह से। तो इनसॉल्युबल के लिए दूसरा वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक, दे फोबिया हेट हाइड्रो वाटर, दे हेट वाटर, मीन्स दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। दैट इज़ वाई दे मेक सेल मेम्ब्रेन। पहले भी मैंने कहा था कि अल्लाह ने सेल मेम्ब्रेन को ऐसी सब्सटेंसेस से बनाया हुआ है जो पानी में डिज़ॉल्व नहीं होते, ताकि सेल मेम्ब्रेन मेंटेन रख पाए अपने आप को। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई डू लिपिड्स स्टोर मोर एनर्जी। लिपिड्स जो हैं एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं हमारी बॉडीज़ में, और बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर रखते हैं। देखना यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दे स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की निस्बत इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो डबल होती है। सेम अमाउंट में हम कोई कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कोई बिस्किट खा रहे हैं, हम चीनी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, या प्रोटीन खा रहे हैं उतनी अमाउंट में, और उतनी ही अमाउंट में हम लिपिड्स खा रहे हैं, तो लिपिड्स में एनर्जी डबल स्टोर होगी। ये देखिए
9 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम लिपिड लीजिए, 1 ग्राम आप ऑयल पी लीजिए, तो उसमें इतनी सारी एनर्जी है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और इधर आइए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में आपको ऑलमोस्ट हाफ या उससे भी लेस, ये यानी इसमें डबल है, डबल से भी थोड़ी ज़्यादा है, तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें मिलेगी। तो रीज़न क्या है ये ज़रूर याद रखनी है, बिकॉज दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स। और CH बॉन्ड का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है आप लोगों के लिए, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट CH बॉन्ड इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत स्टोर की होती है इन बॉन्ड्स ने, तो लिपिड्स में ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जितने ज़्यादा बॉन्ड्स उतनी ज़्यादा एनर्जी। एंड वेरी लो परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कम है लिपिड्स में, हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, CH बॉन्ड ज़्यादा हैं, जबकि प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ज़्यादा हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन कम है, लिहाजा ये एनर्जी हमें ज़्यादा देती हैं, क्योंकि इनके कार्बन ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब है उनके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा अटैच होता है, और ऑक्सीजन ज़्यादा अटैच होंगे तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हम कहेंगे, लिहाजा रिड्यूस्ड फॉर्म में ज़्यादा इनके होते हैं कार्बन। दे स्टोर मोर एनर्जी देन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आगे हम जा रहे हैं, इनकी क्लासिफिकेशन लिपिड्स की हम पढ़ने लगे हैं। हमने इनमें से काफ़ी सारे ग्रुप्स पढ़ने हैं आपके बुक में, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक ग्रुप है इनका, एसाइल ग्लिसरॉल्स लिपिड की एक पहली टाइप है। वैक्सेस पढ़ेंगे आप, फॉस्फोलिपिड्स पढ़ेंगे हम, और टर्पिनॉइड्स पढ़ेंगे हम। ये 2 नाम हमारी बुक ने दिए तो हुए हैं, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सफिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉरी, एसाइल ग्लिसरॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो एसाइल ग्लिसरॉल थे इनको हम यूं भी कहते हैं, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो इनके कंपोनेंट्स में आगे जाके बताऊंगा कि इनको मोनो और डाई और ट्राई क्यों कहते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे फ़िलहाल कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड यानी मोस्ट कॉमन जो आमतौर पे नेचर में पाए जाते हैं, दे आर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। These triacyl glycerols are also called triglyceride, पुराना नाम ये चलता था ट्राइग्लिसराइड, अब इन्हें कहते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। और न्यूट्रल लिपिड्स बिकॉज दे हैव नो चार्ज, इनमें चार्ज नहीं है, लिहाजा इनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। इनकी जब हम डिटेल में जाते हैं एसाइल ग्लिसरॉल्स की, तो इनके कंपोनेंट्स ये 2 हैं। ये एक एल्कोहल है क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगे होते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एक एल्कोहल है, प्लस दूसरा कंपोनेंट इनका फैटी एसिड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी डिटेल फिर आगे मज़ीद आ रही है। केमिकली इसकी बात करें हम एसाइल ग्लिसरॉल की या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की, केमिकली दे आर डिफाइंड एज एस्टर्स, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल, यानी इन 2 का एस्टर का आगे बताता हूँ, केमिकली मजमुआ कह लीजिए, इन 2 का मजमुआ है, फैटी एसिड और एल्कोहल के जुड़ने से जो कंपाउंड बनेंगे दे आर कॉल्ड एस्टर्स। एस्टर्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ एसिड एंड एल्कोहल, एसिड जैसे फैटी एसिड। तो किसी एसिड और एल्कोहल के आपस में जुड़ने से जो कंपाउंड बनेगा वो एस्टर कहलाएगा, और इस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस में वाटर लॉस भी होगा। फॉर एग्जांपल ये एक हमने एल्कोहल लिख दिया, आपको पता है ये इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, OH एल्कोहल की पहचान है। और यहाँ पे हमने एसिड लिख दिया हुआ है, एक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। यू नो द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, सिंपल फार्मूला CH3COOH, CH3COOH।
तो ये हमने लिख दिया CH3 और इसके CH को इधर आगे की तरफ भी हम लिख सकते हैं, हमने इसको पीछे की तरफ लिख दिया हुआ है क्योंकि हमने पिछले ग्रुप के साथ इसको जोड़ना है इसलिए। तो CH3 उल्टा लिख दिया हमने CH को COOH, या आप सीधा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखिए C और आगे डबल OH लगा दीजिए। यहाँ पे हमने COOH लगा दिया यहाँ पे। तो एक अल्कोहल है, एक एसिड है, इन दोनों में रिएक्शन होगा और वाटर लॉस होगा, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होगी। वाटर लॉस का रूल क्या है, हमारी बायोलॉजी ने क्या बताया हुआ है कि जब अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल विल ऑलवेज गिव OH ग्रुप एंड एसिड विल ऑलवेज गिव हाइड्रोजन। तो H एंड OH ये बन जाएगा वाटर। ये वाटर लॉस हो गया। तो यहाँ से वाटर लॉस हो गया। बाकी जो दोनों ये ग्रुप हैं वाटर निकलने के बाद दे विल कंडेंस, दे विल कंबाइन टुगेदर, ये आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ प्लस वाली जगह पे दोनों में दरम्यान में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो अब कंपाउंड देखना, वही यहाँ से क्या बच गया C2H5, ये हमने लिख दिया C2H5। अब इस H5 से आगे देखिए OH लॉस हो गया, H भी लॉस हो गया, आगे बच गया O और O, वहाँ पे देखिए C2H5O, और दूसरा O जो बच गया उसको C के बाद में लिख दिया, पहले लिखते हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C के बाद लिख दिया हुआ है उस O को, या बाज़ औक़ात यूँ भी कहते हैं C के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के O को अलग से लिखेंगे तो ऐसे शो करते हैं, वैलेंसी 2 पूरी दिखाते हैं उसकी। तो C2H5O CO और CO के बाद ये रह गया CH3, ये आ गया CH3। तो ये एस्टर है जो एसिड और अल्कोहल के जुड़ने से बन गया और साथ वाटर लॉस हुआ है। तो नीचे हमने लिख दिया हुआ है OH फ्रॉम अल्कोहल एंड हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, हमेशा यहाँ से निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक और फार्मूला आ गया। लिपिड्स में फार्मूले जो हैं वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में कुछ हम स्ट्रक्चर बनाए थे हमने, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। हम यहाँ पे बना रहे हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड। तो इसमें एक ग्लिसरॉल, और ट्राई क्यों कहते हैं, 3 फैटी एसिड्स जुड़ रहे हैं। अब यहाँ तो जुड़ रहे हैं 3 फैटी एसिड, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ट्राईग्लिसराइड। और मैंने पीछे कहा था मोनोग्लिसराइड हो सकता है, अगर एक फैटी एसिड जुड़ेगा तो वो मोनोग्लिसराइड कहलाएगा, 2 जुड़ेंगे तो डाई, 3 जुड़ेंगे तो ट्राई। हमारी बुक ने ट्राईग्लिसराइड का फार्मूला शो किया हुआ है, अब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखिए 3 फैटी एसिड में से पहला फैटी एसिड, ये हमने यहाँ पे अलामत के तौर पे लिया है R का मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में फैटी एसिड है। एक और फैटी एसिड, एक और R, एक और फैटी एसिड, एक और R। क्वेश्चन ये है कि R क्यों डाल दिए? वजह यह है कि जो फैटी एसिड हैं, आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको साथ ही, ये हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के लंबे लंबे चेन होते हैं। तो मैं आपको एक चेन दिखाता हूँ लास्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, ये मैंने एक फैटी एसिड का चेन बना दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन और कार्बन का चेन, हाइड्रोजन कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन और ये और ये और ये सारा पूरा लंबा सारा चेन है। कितने कार्बन का? 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 का या 8 से कम का या 8 से ज़्यादा के भी लंबे लंबे चेन भी हैं इनमें। अब हम वहाँ पे इतने लंबे लंबे चेन बनाने की बजाय हम जितना भी हाइड्रोजन और कार्बन का चेन है इस पूरे को हम शो कर देते हैं R ग्रुप से फ़र्जी तौर पे। और इसकी जो भी फैटी एसिड होगा उसकी साथ पहचान ये ज़रूर होती है COOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये इसकी पहचान लाजमी याद रखिए। जो भी फैटी एसिड होगा उसमें एक तो कार्बन हाइड्रोजन का एक चेन लगा होगा और उसके साथ एक ये ग्रुप लाजमी होगा COOH। इसको आप यूँ में लिख सकते हैं। ये देखिए, ये है CH3 जो पहला होगा। वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की 4 वैलेंसी, इसमें 3 H हैं, 1 2 3 वैलेंसी ये पूरी होगी और ये अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये होगी 4 पूरी इसकी, इसलिए CH3
फिर बॉन्ड लगाइए CH2, ये CH2 है, फिर CH2 CH2 CH2, सारे CH2 चलते जाएंगे और लास्ट पे वही COOH जो इसकी पहचान है वो आप ज़रूर लगा देंगे। और यहीं बताता जाऊँ, बात तो आगे आ रही है। बाज़ फैटी एसिड में सारे ये कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और बाज़ फैटी एसिड ऐसे भी हैं नेचर में जहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, 1 2 3 4 6 तक होते हैं। तो जहाँ इस सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड आ जाएगा, फ़र्ज़ कीजिए, तो डबल बॉन्ड जब आप लगाओगे तो यहाँ पे H को तादाद एक एक कर देंगे, 2 की बजाय सिंगल H लिखोगे और H लिखोगे ताकि उसकी वैलेंसी पूरी रह जाए। तो मैं वापस जाता हूँ जिस पेज पे हम चल रहे थे, सेकंड पेज पे हम फार्मूला स्ट्रक्चर बना रहे थे ट्राइग्लिसराइड का। तो ट्राइग्लिसराइड में ट्राई 3 फैटी एसिड, एक R, दूसरा R और तीसरा R, ये फैटी एसिड को शो कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा है कि फैटी एसिड में लंबे लंबे चेन हैं, इसलिए हमने R लिख दिया। लेकिन उस चेन के एंड पे एक ग्रुप जो उसकी पहचान है, फंक्शनल ग्रुप, वो लाजमी लगा होगा, COOH CO। अगर अकेला O लिखोगे तो वैलेंसी पूरी 2 दिखानी है इसकी, COOH दूसरे फैटी एसिड में और तीसरे में भी। तो एक फैटी एसिड ये हो गया और दूसरा हो गया, यहाँ R का मतलब लंबा चेन है, यानी इसके पीछे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का लंबा चेन है। इसमें भी ऐसे हो सकता है, इसमें भी ऐसे हो सकता है। तो ये हो गए 3 फैटी एसिड। इनको हमने जोड़ना है 3 फैटी एसिड को एक ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल एक एल्कोहल है, उसका फार्मूला ये देखिए, C और H2OH, एक कार्बन हो गया, CH2H, दूसरा है CHOH और तीसरा भी है CH2H। नीचे भी CH2H, ऊपर भी CH2H, दरमियान में CHOH, यानी एक H कम है। वजह क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, यहाँ पे तो इसलिए 2 H लगाए थे, 2 वैलेंसी, एक तीसरी और ये नीचे भी जुड़ा हुआ ना, चौथी। अब इसका देखिए ज़रा, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे H 1 आएगा, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और ये कार्बन नीचे भी जुड़ा हुआ है, ऊपर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन ऊपर नहीं जुड़ा हुआ था किसी कार्बन से, ये इसलिए एक H हमें लगाना पड़ गया। और इधर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए एक H लगेगा, बाकी OH और निचला कार्बन। तो ये होगा CHOH, ये भी CH2H, ये भी CH2H, ये बन गया जी ग्लिसरॉल, एल्कोहल बन गया। और एक फैटी एसिड इस कार्बन के सामने, एक फैटी एसिड इस कार्बन के सामने और एक फैटी एसिड इस कार्बन के सामने हमने जोड़ दिए। और अब हम रिएक्शन दिखाएंगे। जब रिएक्शन दिखाओगे तो अभी आपको याद है कि जब हम एसिड और एल्कोहल को जोड़ेंगे तो एसिड विल गिव, हाँ जी बच्चों, H हाइड्रोजन देगा एसिड, तो फैटी एसिड से H निकलेगा, और एल्कोहल विल गिव OH, तो ये OH लिख दिया। अब इसको O को इधर लिख दो, OH पढ़ा जाएगा, O को H के इस तरफ लेफ्ट साइड पे लिख दो, तब भी इसको OH पढ़ना है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे OH हमने यूँ दिखाया, यहाँ पे यूँ दिखा दिया है, कोई फ़र्क नहीं है, OH ही पढ़ा जाएगा। तो ये आपने अब इनका रिएक्शन दिखाना है। इसका यहाँ से OH ले लीजिए और उधर से इसको मुझे शो करना चाहिए था, इसके ऊपर हल्का सा डॉटेड दायरा लगाना चाहिए था, आपकी बुक में लगाया हुआ है इस OH के ऊपर, क्योंकि यहाँ से OH लॉस होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो H और OH वाटर मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ से भी इसका OH और इसका H, यहाँ से भी ये बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा HOH, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। ये देखिए हमने एंड पे लिख दिया 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, तो अब जो बाकी कंपाउंड बचेगा यहीं से शुरू कर दीजिए, R से, और ऐसे पूरी लाइन में शो कर दीजिए, लिखते जाइए, बस HOH नहीं दिखाना। तो ये देखिए R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद सिर्फ O रह गया था, ये H इसका चला गया था वाटर में, O रह गया, वो O ये आ गया, ये O, और इस O को अब जोड़ दीजिए आगे अगले कार्बन से, क्योंकि OH लॉस हो गया, अब H भी लॉस हो गया, इस O को आगे लेते आइए, बॉन्ड शो कर दीजिए
अगले कार्बन से। यही जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज एस्टर बॉन्ड, वो एसिड और एल्कोहल के दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो है ये बॉन्ड। तो ये एसिड RCO और आगे जो बॉन्ड बनेगा वह है एस्टर बॉन्ड। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट के लिए यहाँ वेट कीजिए, मैं ज़रा बुक को चेक कर लूँ ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो ये हो गया जी एस्टर बॉन्ड। और आगे चलिए, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब ये बन गया ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड जुड़ गए, 1 2 3 ग्लिसरॉल के साथ तीनों जुड़ गए, वाटर लॉस, 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया। दिस इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब ये सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे इस फार्मूला बनाने की। अब हम फैटी एसिड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अभी हमने देखा 3 फैटी एसिड को जोड़ा था क्योंकि इसके बगैर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल नहीं बनते फैटी एसिड के बगैर। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्राई ग्लिसरॉल्स या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। और ये जो फैटी एसिड होते हैं, अभी मैंने आपको चेन दिखाया था, दे आर हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बने हुए चेन हैं। याद रहे ज़रूर कि वो जो कार्बन चेन है, हाइड्रोजन कार्बन चेन है, उसमें कार्बन की तादाद इवन होनी चाहिए, ये इसकी फिक्स है, पहचान है ये। यानी जितने भी फैटी एसिड हैं उनमें कार्बन इवन में है, 2 4 6 8 ऐसे चलते जाइए आगे, 30 तक कार्बन होते हैं, 2 से लेके 30 तक कार्बन वाले फैटी एसिड्स हो सकते हैं। और फैटी एसिड का जो जब हाइड्रोजन कार्बन का चेन आप बना लोगे तो उसके एंड पे एक एसिडिक ग्रुप ज़रूर लगा होगा। जैसे वो ग्रुप का नाम हमने कहा था कार्बोक्सिल ग्रुप, उसे यूँ शो करते हैं COOH, या इस O को ऊपर लिखोगे C के तो डबल बॉन्ड दिखा के C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये पहचान लाजमी है इसकी। तो ये हो गया फैटी एसिड्स की एक बात। अगली बात, जो फैटी एसिड्स हैं उनका यहाँ पे आपसे ये शार्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हल्का सा मैं ऊपर कर लूँ इसको, हल्का सा आपको दिखाता हूँ कि इसकी 2 टाइप्स हैं फैटी एसिड्स की, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। हम इसके डिफरेंसेस की शक्ल में इसको हम दिखा देंगे। आपको याद है मैंने ये इसको एरो को बाहरी तरफ दिखाया हुआ, मैं आप इसको चेन दिखा चुका हूँ कि वो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ये S, ये जो सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, S से याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड बनता है। तो जिन फैटी एसिड्स के कार्बन चेन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होंगे सारे, वो सैचुरेटेड हैं। और जिनमें डबल, एक या एक से ज़्यादा हों, दे आर अनसैचुरेटेड। तो S फॉर सैचुरेटेड एंड S फॉर सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड जो होंगे। तो हम कहेंगे दीज आर द फैटी एसिड्स विच कंटेन नो डबल बॉन्ड इन कार्बन चेन। तो मैंने पीछे दिखाया था कार्बन 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 और उनके साथ हाइड्रोजन लगा दिए थे और दरमियान में सारे सिंगल बॉन्ड थे, तो वो सैचुरेटेड है। और अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाए एक आधी जगह पे, एक जगह पे, 2 जगहों पे, 3 पे, तो दे आर अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड की एक और बात, दीज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन नेचर, दुनिया में जो पाए जाते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जम जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं आसानी से। जबकि वो जो होते हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उनमें जो डबल बॉन्ड होता है ना उनके चेन में, वो उनमें किंक डाल देते हैं, यानी उनको बेंड कर देते हैं, झुका देते हैं। लिहाजा उनकी लेयर्स नहीं ऊपर नीचे तह नहीं बना लेते वो जो चेन्स होते हैं उनके अनसैचुरेटेड के, लिहाजा ये आसानी से जमते नहीं हैं। जबकि जो सैचुरेटेड होते हैं वो सीधे सीधे चेन होते हैं और वो बैंड फॉर्म में नहीं होते,
वो ऊपर नीचे तय लग जाती है और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। लिहाजा हम कहेंगे दे आर सॉलिड रूम टेम्परेचर, अपने घर के रूम में रख दें, सॉलिडिफाई हो जाते फॉर्म में मिलेंगे आपको। और ये जो हैं अनसॉलिड सॉरी दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगली बात, दे आर स्ट्रेट चेन्स, सीधे चेन होते हैं, कार्बन 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 सीधा चेन। दे मे बी ब्रांच्ड और रिंग, क्योंकि वो झुक जाते हैं, वो रिंग फॉर्म में या बेंड हो जाते हैं, रिंग फॉर्म में या ब्रांच फॉर्म में आ जाते हैं। और मोस्टली जो एनिमल फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड हैं, ये मक्खन घी वगैरह। और जो प्लांट्स में हैं वो सारे मोस्टली देयर ऑयल्स, और क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड है वो जमते नहीं हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, एसीटिक एसिड कार्बन 2 हैं। अब मैं आपको कहूँ कि इसका चेन बना के दिखाओ, आप बना लोगे। तो 2 कार्बन, 2 कार्बन को जोड़िए आपस में, एक कार्बन लिखिए, दरमियान में सिंगल बॉन्ड लगाएं और दूसरा कार्बन, ये हो गया एसीटिक एसिड के 2 कार्बन। अब पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए, जितने लगते हैं उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, 2 या 3, वो बन जाएंगे CH3 3। और पहचान फंक्शनल ग्रुप तो ज़रूर लगाना है ना, एक कार्बन जो दूसरा कार्बन है उसके साथ लगा दीजिए COOH, तो ये बन गया CH3COOH, एसीटिक एसिड बन गया। अब मैं कहूँ कार्बन 4 का बना दो, 4 कार्बन पहले जोड़ दिए चेन फॉर्म में, उसकी वैलेंसीज पूरी कर दीजिए। और एक याद रहे कि एक कार्बन जो है किसी एंड पे उसको COOH बनाना है आपने, C के साथ OOH लगा दीजिए उस कार्बन के साथ जो चौथा कार्बन आपने लगाया हुआ है। 16 वाला है तो ऐसे ही 16 कार्बन जोड़ दीजिए आपस में। जो पहले एंड, अगर राइट एंड पे एक पहला जो है कार्बन उसको बना दिए COOH, बाकी सारे जितने कार्बन बच गए हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन लगा दीजिए सबके साथ। तो ये तरीका हो गया। इधर है ओलिक एसिड, इसमें 18 कार्बन का होता है ये ओलिक एसिड, लेकिन इसमें ये अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड होगा। कहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये हम खुद नहीं लगाएंगे, हमें बता दिया गया हुआ है कि कार्बन 9 और 10। तो आप कार्बन यहाँ से शुरू कर दिए 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पे चलते जाइए 5 6 7 8 9 10 18 तक चले जाइए। 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, और जो पहला था उसको तो बना दीजिए ना COOH, बाकी सारे कार्बन हाइड्रोजन। और ये डबल बॉन्ड जो है 9 और 10 के दरमियान जब डबल बॉन्ड आएगा, तो मैंने उस वक्त भी चेन दिखाते हुए बताया था कि आम तौर पे लगते जाते हैं CH2 CH2 CH2, या जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है। 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया है, अब वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी एक बॉन्ड ज़्यादा होने से, इसलिए यहाँ पे भी CH लगाओगे, 9वें के दरमियान भी H लगाओगे, 10वें के साथ भी और 9वें के साथ भी H लगा दो, तो ये बन जाएगा CH। बाकी सारे जो होंगे CH2 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 और एंड वाला जो होगा CH3 होगा। तो ये हो गया। इसकी प्रैक्टिस आप मज़ीद घर पे कर लीजिएगा। अगली बात हम कर रहे हैं, ये फैटी एसिड्स की सारी बातें चल रही हैं, तो फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी, हल हो जाना, हमें पता है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब हम इसको डालेंगे ईथर में, बेंजीन में, तो लॉन्गर चेन, जितने भी चेन लॉन्ग होगा, दे हैव हायर सॉल्युबिलिटी, मतलब ये कि जल्दी हल हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्गर चेन का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इजीली अटैक कर लेते हैं और जल्दी उनको छुपा देते हैं, उनके घेरा डाल लेते हैं। तो हम कहते हैं दे हैव हायर सॉल्युबिलिटी, यानी फिर सुने, हायर सॉल्युबिलिटी लॉन्ग चेन, जितना चेन लॉन्ग होगा हायर सॉल्युबिलिटी का मतलब जल्दी हल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल भी याद रखनी है, ब्यूटारिक एसिड में कार्बन 4 हैं और पामीटिक एसिड में कार्बन 16 हैं, तो आप बताइए कौन जल्दी हल हो जाएगा, पामीटिक और ब्यूटारिक? पामीटिक, शाबाश, क्योंकि हमने कहा लॉन्गर चेन, इसमें कार्बन ज़्यादा हैं, लॉन्ग चेन है, जल्दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट, लॉन्गर चेन्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब समझाइए मुझे, क्या मतलब, यानी जल्दी मेल्ट हो जाएगा या देर से? हायर, उलट है सॉल्युबिलिटी की निस्बत, ख्याल कीजिएगा।
जितना चेन लॉन्ग उतना देर से पिघलेगा, सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में देर से कन्वर्ट होगा जितना चेन लॉन्ग होगा, और जितना चेन शॉर्ट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जितना लॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, यानी देर लग जाएगी उसको पिघलते पिघलते। लिहाजा पामीटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट, पामीटिक एसिड में कार्बन 16 है, 63.1 डिग्री सेल्सियस, ये आपने याद रखना है, ये MCQ भी है। और ब्यूटारिक एसिड में कार्बन 4 हैं, इसका -8 है, तो ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़रूर याद रखिएगा। तो जितना चेन लॉन्ग उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, मतलब देर से पिघलेगा, जितना चेन शॉर्ट उतना जल्दी पिघलेगा। जितना चेन लॉन्ग सॉल्युबिलिटी उतनी जल्दी, उलट बातें हैं दोनों ये, और जितना चेन शॉर्ट उतना सॉल्युबिलिटी देर से। अब आखिरी बात की तरफ जा रहे हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या। स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लीजिए डेंसिटी, तो प्रोपोर्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंपेयर करना है आपने, जिस चीज़ की बात आप टॉपिक में कर रहे हैं उसको कंपेयर करना है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी डेंसिटी के साथ। तो लेस देन दैट ऑफ वाटर, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। और फैट्स एंड ऑयल्स की, ये आपकी बुक में बताया हुआ MCQ है, 0.8 है, तो इसकी कम है 1 से, इसीलिए दे आर लाइटर देन वाटर, इनकी डेंसिटी कम है, दैट्स वाई दे आर फ्लोटिंग इन वाटर। जब आप पानी में डालोगे किसी ऑयल को या किसी घी वगैरह को, तो बटर को, पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर। दे आर नॉट क्रिस्टलिन बट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, दानेदार शक्ल में नहीं है, लेकिन इनको क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिडिफाई किया जा सकता है हाइड्रोजनेशन से। हाइड्रोजन डाल के इनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, और इनको आप लिक्विड को सॉलिडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक प्रॉब्लम अगर आप फील करें, वो एस्टर बॉन्ड वाली जगह पे जब हम फार्मूला ड्रॉ कर रहे थे, तो मुझसे फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चन इफ़ यू आर वरीड, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड वेयर इज़ द एस्टर बॉन्ड, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने फिनिश कर दिया है एक और टॉपिक, इसको आप ठीक तरह से तैयार कीजिएगा। ये जो आज टॉपिक पढ़ा है लिपिड्स का जो हिस्सा, आगे थोड़े थोड़े हैं वो शॉर्ट हैं, ये मेन हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, या यहाँ से कोई शॉर्ट और MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कितने मिनट का?